इंडिया। ऐसे बहुत से कम लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको हम ये बोल सकें कि हमारे साथ नोबेल पुरस्कार विजेता, वो भी शांति में, पीस के लिए, ढूंढे नहीं मिलते हैं। आज़ादी के 75वें साल में है और ये पहले प्योर भारतीय हैं। इसके पहले मदर टेरेसा थी, नो डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, वक्त निकालने के लिए, आइडियाज़ ऑफ इंडिया के समिट में आने के लिए। आपके आने से माहौल में 4 चांद लग चुके हैं। हालांकि सुबह के 10 बजे हैं, मैं चांद की बात कर रहा हूँ। माहौल में जो 4 चांद लगे हैं उसकी चमक मुझ तक आ रही है। ये आप लोगों की वजह से 4 चांद लगे हैं। तो आप लोगों को बहुत बधाई और एबीपी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाई। कैलाश जी, क्योंकि आप जिस विषय पे काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि बचपन अगर सुरक्षित है, बचपन अगर सेफ है, तो देश सुरक्षित है, देश उतनी ही गति से आगे बढ़ता है। आज़ादी के 75वें साल में हैं हम, और मैं पहला सवाल इस समिट का यही पूछ के शुरुआत करना चाहता हूँ। एक ऐसा आइडिया नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के पास क्या है जो अगले 25 वर्षों में भारत को करना ही चाहिए ताकि भारत वाकई में सोने की चिड़िया के दौर में जा सके? मैं जिस एक आइडिया की बात कर रहा हूँ या सोच पाता हूँ, या एकमात्र आइडिया सोच पाता हूँ, वो है कि देश का हर बच्चा निर्भय होकर, सुरक्षित रहकर, स्वस्थ होते हुए, पूरी आज़ादी के साथ स्कूल की क्लासरूम के अंदर हो, स्कूलों में हो, पढ़े लिखे और उसको वैसी ही शिक्षा मिले जो देश के बड़े से बड़े उद्योगपति के बच्चों को, देश के बड़े बड़े नेता के बच्चों को मिल रही हो। और इस आइडिया को मापने के लिए गांधी जी से प्रेरित होकर मेरा एक पैमाना है कि देश के किसी दूर दराज इलाके में, बहुत गरीब इलाके में एक लड़की की कल्पना कीजिए जो गुलामी में पैदा हुई है, जिसके माता पिता बंधुआ मजदूरी में रहते हैं, जो बच्ची हर तरह के यौन शोषण के लिए, शारीरिक शोषण के लिए और ट्रैफिकिंग के लिए वल्नरेबल है, उसको वहाँ से शोषित किया जा सकता है, पीड़ित किया जा सकता है। अगर हमारी योजनाएं अभी आज 75वें सालगिरह में हमारे संविधान की मंशा, हमारे कानून, हमारी संपत्ति, हमारी दौलत, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हम सब लोग, हमारी सद्भावनाएं उस बच्ची के चेहरे पर आज मुस्कान लाएंगी तो 25 साल के बाद भारत दुनिया का महानतम राष्ट्र होगा। मैं मानता हूं कि आज भी महान है, लेकिन हर दृष्टि से अगर हम फिर से सोने की चिड़िया और जगत गुरु कहलाना चाहते हैं तो उस समाज की आखिरी बच्ची के चेहरे पर आज़ादी और प्यार की और इज्जत की मुस्कान लाना जरूरी है। तो ये, थैंक यू, ये होगा कैसे? हम 75वें साल में हैं, हम सब ने ख्वाब देखे हैं, हम सब के सपने हैं और हम चाहते हैं कि सपने साकार हों। अभी तक की जो स्थिति है बच्चों की, वो किसी से छुपी नहीं है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कैलाश जी, आपकी इजाज़त से। हमने अभी महामारी का दौर देखा और इस महामारी के दौर में जितना सफ़र बचपन ने किया है, बच्चों ने किया है, हम में से किसी ने नहीं किया है। ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है और वो फोर्स्ड तरीके से बाल श्रमिक के लिए मजदूरी हो रही है, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है। जब हम इस दौर में हैं तो जो आप सपना देख रहे हैं, जो आप चाहते हैं, क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। सुमित जी, जब मैंने ये काम शुरू किया आज से 45 साल के लगभग पहले, तो ये कोई मुद्दा नहीं था, ना भारत में ना सारी दुनिया में। बाल मजदूरी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर, ये ऐसे शब्द थे जो सुने नहीं जाते थे। हमारे देश में अपना कोई कानून नहीं था, दुनिया के ज़्यादातर देशों में इसके खिलाफ कोई कानून नहीं था और योजनाएं भी नहीं थी, इसलिए सामाजिक चेतना नहीं थी, कोई किताब नहीं लिखी गई थी, मीडिया में कोई चीज़ छपती नहीं थी, छपी नहीं थी, संसद में एक बार भी इतने सालों में कभी बात नहीं थी उस पर।
तो इसके बावजूद भी जो आपने कहा सपना, सपने में बड़ी ताकत है, सपने में बड़ी रोशनी है। सपने के साथ अगर संकल्प जुड़ जाए और उसके पीछे हम जाएं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और भारत, लोग कहते हैं कि बहुत समस्याएं हैं यहाँ, लेकिन मैं इनहेरेंटली मानता हूँ कि हमारे देश में भले ही 100 समस्याएं हों, सैकड़ों समस्याएं हों, लेकिन भारत एकमात्र देश है जो समस्याओं के लिए नहीं, समाधानों के लिए जानी जाती है। इसीलिए भारत बुद्ध और गांधी को जन्म देता है। भारत में 1 अरब समाधान है। अगर सैकड़ों समस्याएं हैं तो समाधान भी 1 सवा अरब हैं। हम सब समाधान हैं। इस नाते हम सोचना शुरू करें। लेकिन व्यवहारिक रूप से ज़रूरी है कि जो हमारे पास बहुत अच्छे कानून हैं वो ईमानदारी से लागू हों, समयबद्ध तरीके से लागू हों। हमारी सरकारों, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को चाहिए कि वो बच्चों को प्राथमिकता दें अपने बजटरी एलोकेशंस में। हम लोग बहुत खुश होकर कहते हैं और हम सब गर्वित हैं कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बड़ा है। लेकिन 40% आबादी हमारे देश में 18 साल से नीचे के बच्चों की है और उनकी शिक्षा पर, सुरक्षा पर और स्वास्थ्य पर मिलाकर हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4% से भी कम पैसा खर्च होता है। तो इसको हमें बदलना होगा। ये हमारी सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, केवल सरकार की नहीं, समाज के हर वर्ग की। अगर एक भी बच्चा जानवर की तरह या जानवर से कम कीमत पर खरीदा या बेचा जाता है, अगर एक भी बच्चा इस महान देश के अंदर गुलामी में जीता है, शिक्षा से वंचित है, तो हमें अपने आप को शीशे के अंदर झांकना चाहिए, कहाँ गड़बड़ है। हमें आत्मालोचना करना चाहिए और ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि ये बच्चे किसी और के बच्चे नहीं हैं, ये भारत माता की संतान हैं, ये हमारे बच्चे हैं और हम इनको बचपन लौटाएंगे। बहुत खूब। कैलाश जी, मैं करीब 25 साल से पत्रकारिता में हूँ और मैंने आपको फॉलो किया है, मैंने आपको देखा है। हम लोग सैकड़ों बार मिल चुके हैं। आज भी जब आप अपने कैंप्स में जाते हैं जहाँ पे बचपन बचाओ के बच्चे हैं जिनको आप मदद कर रहे हैं, क्या वो ये जानते हैं कि आपको नोबेल जैसा बड़ा पीस प्राइज मिला है? तो आज आप उनके लिए क्या हैं? देखिए, नोबेल शब्द तो वो जान गए हैं लेकिन ये बड़ा है कि छोटा है ये नहीं जान पाए हैं। अभी भी जो भारत में पुरस्कार मिलते हैं ना, कहीं कहीं वो देखते हैं तो सोचते हैं बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो अच्छी बात है, सब पुरस्कार बड़े होते हैं, छोटे से छोटा पुरस्कार भी बहुत बड़ा होता है। तो उनको ये बड़े छोटे का पता नहीं है, लेकिन उनको सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा जो खुशी होती है सबसे बड़ी, जब मुझे वक्त मिलता है, सुमेधा जी को वक्त मिलता है, तो हम उन लोगों के बीच में काफ़ी वक्त गुजारते हैं, खेलते कूदते नाचते गाते हैं और खुश रहते हैं। तो उनके अंदर की खुशी से ही हमारी बैटरी चार्ज होती है। दुनिया भर की हज़ारों समस्याएं हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो कभी बंधुआ मजदूर थे, आज खुश होकर हमारे साथ नाचते हैं, पकड़ पकड़ के हमको नचाते हैं, सिखाते हैं नाच, नए गाने आ रहे हैं, सिखाते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन जो बात कैलाश जी अभी कह रहे हैं दोस्तों, हम सबको पता होना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कैलाश जी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। सुमेधा जी सामने बैठी हुई हैं, उनकी धर्मपत्नी, स्वागत है आपका भी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कैलाश जी, मैंने वो फुटेज देखे, मैंने वो स्टोरीज कवर किए हैं जब आप पे हमले हुए हैं, जब आप बच्चों को छुड़ाने गए हैं, आप पर अटैक हुआ है, आप लहूलुहान हुए हैं, आपको जान से मारने की न जाने कितनी बार धमकियाँ मिली हैं। सबसे खतरनाक इंसिडेंट जो आज भी आपके जहन में रहता है, क्या हुआ था? देखिए, खतरनाक तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ादायक वो क्षण था जब सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को लागू कराने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे थे फरीदाबाद के पास की पत्थर खदानों में, और एक कार्यक्रम, एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे। तब अचानक हमारे साथियों पर हमला हुआ और एक साथी की वहाँ हत्या हो गई, शहीद हो गया वो धूमदास। मैं जब वहाँ पहुँचा, वो पहले से जमा हो गए थे खदानों में, तो बहुत बुरी हालत में खून से लथपथ पड़ा हुआ था वो। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह उसकी हत्या हो जाएगी। खदान माफिया के लोगों ने हत्या कर दी थी। ये बात
1985 की है। मैं उसको उठा के जब अस्पताल ले गया और ये विश्वास करके और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि शायद बच जाए, शायद बच जाए, लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि अब ये नहीं बचा है, तो उसके शव को उठाकर कंधे पर लेके अपनी गाड़ी में रखना मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा भयानक क्षण था इस पूरे संघर्ष में, क्योंकि मैं जानता था कि उसकी नवविवाहिता पत्नी को मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, इकलौते बेटे की माँ को जवाब नहीं दे सकूंगा। और पहली बार शायद मैं परमात्मा को इस बात के लिए भी कोस रहा था कि धूमदास की जगह मैं क्यों नहीं हुआ। मेरे तो कम से कम 4 भाई हैं, तो मैं तो हो जाता। मेरी पत्नी हैं, लेकिन पत्नी के साथ मेरा एक बेटा भी था, तो कुछ चल जाता उनका काम, लेकिन धूमदास का क्या होगा। तो ये बहुत कष्टदायक क्षण था। आपकी आंखों में वो तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, भावुक हैं आप जी। लेकिन कैलाश जी, इससे निकलते बाहर कैसे हैं? बच्चों के पास जाके घुल मिल के उनसे बात करके, जैसे आपने कहा कि हंसते हैं, बोलते हैं, डांस करते हैं, नई नई चीज़ें बच्चों से सीखते हैं, तो मुझे बताइए, इस ऑडियंस को बताइए जो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आपको देख रहा है, कि सबसे ताज़ी चीज़ बच्चों से आपने क्या सीखी है और कितना उसको पसंद करते हैं आप? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ सुमित जी कि दुनिया को बच्चों की आंखों से देखूं। क्या बात! बहुत खूबसूरत है हमारी दुनिया। ये हमारी आंखों के ऊपर मज़हब के, राजनीतिक विचारधाराओं के, पार्टियों के, जात बिरादरी के, ऊंच नीच के, स्त्री पुरुष के जो चश्मे चढ़ गए हैं, इसकी वजह से सारी समस्या है। बच्चे के अंदर ये कुछ नहीं है। इसलिए बच्चे के चश्मों से अगर हम देखें, उसकी आंख से हम देखें, तो दुनिया बहुत हसीन है और एक है दुनिया, अलग अलग नहीं है। ये सब बाहर बनाई हुई चीज़ें हैं, लोगों ने बनाई हैं, हम जैसे बुद्धिमान विद्वान लोगों ने बनाई हैं, ताकतवर लोगों ने बनाई हैं। किसी बच्चे ने कभी युद्ध नहीं किया, किसी बच्चे ने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की। पाप पुण्य का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बच्चा पुण्यात्मा ही है, वो तो सच ही बोलता है, वो तो सरल है, वो तो स्पष्ट है। तो जो पारदर्शिता है, जो सरलता है, जो सच्चाई है, वो बच्चे से सीखने की कोशिश करता हूँ। और किसी भी बच्चे की इनोसेंस से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। और शायद इसीलिए मशहूर शायर बशीर बद्र साहब ने लिखा है, आपकी इजाज़त से मैं सुनाना चाहता हूँ। उड़ने दो परिंदों के अभी शोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। हम सब भी जब बचपन को याद करते हैं और तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उन्हीं ने सुमित जी ये भी लिखा है जी कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत खूब। अब एक चीज़ और, क्योंकि कैलाश जी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हम सब बहुत कुछ जानते हैं दोस्तों, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सिर्फ सुमेधा जी जानती हैं। मैं माफ़ी चाह रहा हूँ मैम, आपकी इजाज़त से ये मैं अपनी लिमिट को थोड़ा सा क्रॉस कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनसे अच्छा नहीं बनाते हैं, मैं जानता हूँ। बेस्ट चलिए ये ठीक किया आपने, नहीं तो मुझे घर भी जाना है थोड़ी देर बाद। सर को कुकिंग का बहुत शौक है, तो क्या बनाते हैं? और कोई रेसिपी सिखा के जाइए, वो आइडिया भी दे दीजिए सर। हम लोग बहुत शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, तो अंडे भी नहीं खाते, इसलिए आमलेट भी बनाना नहीं जानते। लेकिन शाकाहारी खाने में बहुत चीज़ें बना लेता हूँ मैं। और सुमेधा जी जिसकी तारीफ़ करती हैं, मेरे बच्चे तो सब चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन सुमेधा जी जिसकी तारीफ़ करती हैं, शादी से पहले मैंने उनको बना के खिला दिया था। हो सकता है कि उससे भी थोड़ा बूस्ट मिला हो उनके फैसले को। तो वो भरमा टमाटर जो है, टमाटर की रेसिपी, टमाटर के अंदर सारा एक छेद करके और उसके अंदर पनीर और अच्छी चीज़ें भर के, कई तरह के मसाले मिला के, और कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो वो जो बनाता हूँ मैं, और उसकी ग्रेवी, तो वो उनको सबसे अच्छी लगती है, इसलिए उसी ग्रेवी के बारे में मैंने बताया और उसी डिश के बारे में बताया। तो उसी से आपका दिल जीता। लेकिन कैलाश जी, ये सब बातें तो ठीक है, जब तक आप मुझे खिलाएंगे नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा आप अच्छा बना? मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और इसे कहते हैं अगर आप नहीं आए, सार्वजनिक तौर पर मैं सुमित जी को आमंत्रित करता हूँ कि मैं उनको वही रेसिपी खिलाऊंगा और इसके अलावा 3-4 और बनाऊंगा शाकाहारी खाना,
और नहीं आए तो आपकी जिम्मेवारी है। नहीं नहीं, मैं पक्का आऊँगा, आप बुला के तो देखिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कैलाश जी, अब थोड़े से संजीदा विषय पे चलना चाह रहा हूँ वापस। अब नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, सरकार एक 5+3+3+4 की बात कर रही है अब, और कह रही है कि अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। इस नई शिक्षा, क्योंकि आपने बच्चों के लिए बोला कि शिक्षा की ज़रूरत है, इस नई शिक्षा नीति से कितनी मददगार अपने सपनों की हो सकते हैं जो हमको 25 साल के बाद हिंदुस्तान देखना है? मुझे लगता है कि ये नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और बहुत सारे जो पुराने बायस थे, पुराने फ्रेमवर्क थे सोचने के और शिक्षा पद्धतियों के, उनसे आज़ादी देती है ये। और निश्चित तौर पर इससे बच्चों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने का मौका मिलेगा। तो इसको लागू करने से फ़ायदा होगा आपको? निश्चित इसको लागू करने से फ़ायदा होगा और बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे उससे। कैलाश साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमने अमूमन सत्यार्थी सरनेम सुना नहीं है, आपने सरनेम अपना छोड़ा, तो वो क्यों छोड़ा और उसकी वजह क्या थी, वो क्या जिद थी? वो मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ जहाँ मेरे माता पिता भाई वगैरह सब छुआछूत मानते थे और मुझे बचपन से ही ये लगता था कि ये बात 60 साल पुरानी है, तो और ज़्यादा बुरी हालत थी। अब तो इतना नहीं है असर उसका, लेकिन पहले था। तो मैं गांधी जी से प्रभावित हुआ छुआछूत के खिलाफ, और जब मेरी उम्र 15 साल की थी तो मैंने कुछ नेताओं के भाषण सुने और बहुत बड़ी बड़ी बातें उन करते थे मेरे शहर विदिशा में। तो मेरे मन में आया कि एक भोज रखा जाए जिसमें जो मेहतरानी कहलाने वाली हमारी दलित माताएं हैं, बहनें हैं, वो खाना आके पकाएं, और ये नेता जो गांधीवादी हैं, गांधी जी की बात करते हैं, यही सबसे आगे रहेंगे क्योंकि ये तो पहले से ही क्रांति कर चुके हैं। मेरे मन में था ये, मैं नहीं जानता था कि कितना बड़ा फ़र्क है उनके बोलने में और करने में। तो मैंने एक भोज आयोजित किया अपने मित्रों के साथ। उस भोज में उन सबको बुलाया, उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन कोई आया नहीं। एक भी व्यक्ति हमारे उस खाने में नहीं आया जो खाना हमारी उन माताओं ने पकाया। बहुत दुख हुआ मुझे। गांधी जी की एक नए पार्क के सामने हमने एक बैठ के ये रखा था। मैं गांधी जी की मूर्ति के बगल में खड़ा था और मैं सोच रहा था कि कितना मजाक, कितना भद्दा मजाक है, गांधी जी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। ये बात तब सोचिए कि 50 साल पुरानी है। तो बहुत दुख में रोने लगा मैं। तभी मेरे, और खिचड़ी बनी हुई रखी थी बनाई हुई, तभी एक माँ ने, जिसको लोग अछूत समझते थे, मेरे पीठ पर हाथ रख के कहा, बेटा तू क्यों रोकता है, तूने तो जो कर दिया वो हम सोच भी नहीं सकते, किसी ने किया नहीं, ये सब बातें करते हैं लोग, खाना खा बेटा। तो मैंने खाना उठा के खाया। घर आया तो पंडितों ने और सब लोग हमारे बैठे हुए थे, रिश्तेदार जान पहचान के लोग, कहा कि इसको अब परिवार को देश जाति निकाला दे दो, या इनको जाना पड़ेगा हरिद्वार, वहाँ पर मुंडन करा के और गंगा स्नान और 101 ब्राह्मणों का भोज। तो मैं और फ्यूरियस हो उठा, मुझे बहुत और गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, चाहे घर छोड़ दूँ। तो अंत में फैसला हुआ कि इस लड़के को एक अलग कमरा दे दो और ये अछूत की तरह रहेगा। तो मैं कई वर्षों तक वहाँ रहा, एक कमरे में अलग से, और मेरी माँ रोती थी जब वो बाहर से मुझे अंदर खाना डालती थी या पानी भेजती थी। लेकिन मैंने भी बहुत कठोरता से अपने दिल को मजबूत किया, और तब मैंने सोचा कि ये मुझे जाति से क्या निकालेंगे, मैं ही अपने जीवन से ये जाति पाति सांप्रदायिकता का ये सब छुआछूत जीवन भर के लिए निकाल देता हूँ। और उसकी सरल शुरुआत थी कि मैं अपना नाम बदल के और उपनाम रख लूँ नया। तो सत्यार्थी नाम मैंने रख लिया। क्या बात, इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और ये हम सबको ज़रूर इस तरफ सोचना चाहिए। हम लोग पूरी उम्र काम करते हैं नाम पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, इनाम पाने के लिए, लेकिन कैलाश जी उन लोगों में से हैं दोस्तों जिनको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, नोबेल पीस प्राइज़, और उन्होंने छोड़ दिया। आपको पता है कि नहीं? वो अवार्ड कैलाश जी ने अपने पास रखा नहीं है, उन्होंने डेडिकेट कर दिया है। ऐसा क्यों और किसके लिए? देखिए, मैं पहले से ये मानता था कि आप जब तक कुर्सी पे बैठे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कुर्सी आपके अंदर बैठ जाए तो सारा पतन शुरू हो जाता है दिमाग में। इसी तरह जो मेडल है वो बाहर रहे तो अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में बैठ के जम जाए कोई भी पुरस्कार
तो फिर बुरा हो जाता है। तिजोरी घर में रखी रहे ठीक है, दिमाग में भर जाए तिजोरी तो गड़बड़ है। तो जब ये हुआ तो पता लगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे पहले, सब जानते हैं कि नोबेल लॉरिएट थे साहित्य के, और उनका पुरस्कार चोरी हो गया था, उनका मेडल। तो राष्ट्रपति जी से जब हम मिले, प्रणब मुखर्जी जी से, तो उन बहुत भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर कोई एक नोबेल मेडल नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो सब विदेशी बन गए थे, तो ले गए अपने अपना जहाँ के थे। तो हमारे मन में आया कि ये मेडल राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाए। तो हमने एक चिट्ठी लिख दी उनको, तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। और ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं था पूरी दुनिया में, किसी ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार अपने राष्ट्र को समर्पित नहीं किया था। तो मैंने कहा कि ये तो भले ही ना किया हो, लेकिन कोई साधारण से साधारण भारतीय ये कर सकता है। मैं वो भारतीय हूँ और मैंने वो ले जाके उनको सौंप दिया। और तब मैंने कहा कि देखिए, ये मेरे कारण नहीं है, जो भी मैं हूँ आज वो भारत की जनता के कारण हूँ। सुमित जी, आप जानते हैं कि आप जैसे पत्रकारों ने उस मुद्दे को हमारे साथ मिलकर उठाया, तो पत्रकारों का भी बहुत मैं कृतज्ञ हूँ, जिसके वजह से जो एक नॉन इशू था वो इशू बन पाया, जुडिशरी की वजह से, सबके वजह से। तो मैंने उनको दिया भारत की जनता के नाम, राष्ट्रपति जी को, और कहा कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, भारत माता के लिए। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मैंने दे दिया। कैलाश जी शुक्रिया, क्योंकि मैं कैलाश जी को कई सालों से जानता हूँ, शायद इसीलिए हमारे बीच ये जो थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको दिखाई दे रही है, ये 20-25 साल की पुरानी जान पहचान है, दोस्ती है। आप नारे अच्छे लगाते हैं, आप जब आंदोलन में रहते हैं तो गीत गाते हैं, उद्वेलित करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और आज ये भी एक आंदोलन की शुरुआत है, आइडियाज़ ऑफ इंडिया। मैं चाह रहा हूँ कि एक शानदार गीत आपकी ज़ुबान से, आपके मुँह चेहरे से आएगा तो इस कार्यक्रम की शोभा में और 4 चांद लग जाएंगे। तो सुमित जी, जब मैं शुरू में विदेश यात्रा करता था, और विदेश यात्रा किसी शौक में नहीं की मैंने कभी भी, अपने कार्य को फैलाने के लिए एक वसुधैव कुटुंबकम का भाव मेरे अंदर था। मेरे लिए पाकिस्तान के बच्चे भी उतने ही प्रिय थे और हैं और रहेंगे जितने भारत के बच्चे। बिल्कुल। और उतने ही अमेरिका के हैं, उतने ही अफ्रीका के हैं, उतने ही नेपाल के हैं, दुनिया भर के बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन तब भी मैं जब बाहर होता था तो याद आती थी भारत की। तब मैं कई बार वो काबुली वाले का गाना सुनाता था लोगों को। अरे वाह, सबको सुनाइए ना। तो और फिर वो बार बार सुनाने लगा, तो भारतीय मूल के लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे रंगी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। वाह, शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये है आइडियाज ऑफ इंडिया।